जय हिंद दोस्तों, और आप सभी का स्वागत है प्रीतम एकेडमी परिवार में। और मैं हूं पंकज कुमार। तो बात करेंगे आपके 14 दिसंबर को आपका क्लास 8 का सोशल साइंस का आपका जो वीकली टेस्ट पेपर होने वाला है ना, इस वीकली टेस्ट पेपर के लिए कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों पे हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहला जो प्रश्न है वो प्रश्न क्या है कि हमारे समाज का वो कौन सा वर्ग है जो हाशिए में आता है। ऑप्शंस के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिलाएं, इनमें से सभी। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, इनमें से सभी। चाहे आप एससी कास्ट का बात करो या आप एसटी कास्ट का बात करो या जो भी हमारे महिलाएं हैं, फीमेल हैं, उनका बात करो, सभी के सभी जो होते हैं ना वो हाशिए पे आने वाले सामाजिक वर्ग है। तो ऑप्शन नंबर आपका 4 क्या होगा, सही होगा। अब यहाँ पे सवाल है कि हाशिए का मतलब क्या होगा कि ऐसी जिनकी स्थिति जो है ना एकदम देनी है, एकदम लास्ट में, जिनको हम लोग सबसे लास्ट में रखते हैं। जैसे मान लो कि एक लाइन में अगर मुझे चॉकलेट बांटनी है तो ऐसे करके शुरू होगा, तो मैं ये 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर मैं ऐसे करके बांटूंगा और इनको हर बार जो है मैं लास्ट में ही रखूंगा, तो उन्हीं को बोला गया हाशिए पर। तो ऐसी जनजाति कौन है भारत की, तो ये तीनों जो है आपके वर्ग आते हैं जो हाशिए पे पहुंचे हुए हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न पे। 2 नंबर का प्रश्न है कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति। आप देखिए ये अनुसूचित जाति जिसको बोलते हैं एससी और अनुसूचित जनजाति जिसको क्या बोलते हैं एसटी, अत्याचार निवारण अधिनियम कब बना। कभी कभी यही पूछेगा कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम कब बना, और कभी कभी ये भी पूछेगा कि बताइए अत्याचार निवारण अधिनियम किसके लिए बनाया गया था। तो आप क्या बोलोगे, अनुसूचित जाति या जनजाति के लिए बनाया गया था। तो आखिर ये बना कब था, तो ये 1989 को, ठीक है, 1989 में बना था। तो ऑप्शन नंबर क आपका क्या होगा, सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि समाज में आदिवासियों के हाशियाकरण के लिए एक प्रमुख कारण आपको बताना है। देखिए समाज में जो भी आदिवासी है ना उसका हाशियाकरण यानी कि वो लास्ट हो रहा है, उसका कारण आपको बताना है। तो क्या है, अमीरी, गरीबी, शिक्षा और इनमें से कोई नहीं। तो अगर देखा जाए कि कोई लोग जो है वो हाशिए का कारण बन रहा है, वो लास्ट होते जा रहा है, तो उसका सबसे मेन कारण क्या है कि वो गरीब है, उनके पास आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। जब लोगों के पास पैसे नहीं होंगे ना तो वो शिक्षा भी ग्रहण नहीं कर पाएंगे, अपने स्वास्थ्य पे भी ध्यान नहीं रख पाएंगे, तो इससे कहीं ना कहीं क्या होंगे कि वो गरीब होते चले जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर ख आपका क्या होगा, सही होगा। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि केंद्र सरकार ने अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वनवासी अधिनियम कब पारित किया था। तो देखिए केंद्र सरकार के द्वारा अनुसूचित जाति एवं अन्य परंपरागत वनवासियों के लिए अधिनियम पारित किया गया था। तो ये अधिनियम कब पारित किया गया था, तो ये अधिनियम 2006 को लगाया गया था। तो ऑप्शन नंबर आपका घ जो होगा, सही होगा। चलिए देखिए एक अच्छा सा प्रश्न है। प्रश्न क्या है आपका कि खनन परियोजनाओं के कारण विस्थापित होने वालों में 10% से ज्यादा केवल अनुसूचित जनजाति के लोग थे। तो देखिए यहाँ पे आपको बताना है कि खनन परियोजना यानी कि जब आप देखोगे माइनिंग वाला चीज होता है, क्लोरी वाला जो चीज देखते हो, तो वहां का जब ये परियोजन का जब कार्य हो रहा था तो उसमें सबसे ज्यादा विस्थापित होने वाले जो लोग होंगे ना उनका प्रतिशत जो है सबसे ज्यादा है, और वो लोग जो है केवल अनुसूचित जनजाति के लोग हुआ करते हैं। क्योंकि देखो ये लोग वन क्षेत्र में रहा करते हैं, और अभी के टाइम में जितना भी आप माइनिंग वाली चीजें देखोगे ना वो वन क्षेत्रों के अंतर्गत आता है, तो वहां के लोगों को हटना पड़ेगा। तो जो अनुसूचित जनजाति है यानी कि हम लोग बात करते हैं किसका, हम लोग बात करते हैं मुंडा हो, संथाल है ना, तो मरांडी, तो ये जो सारे जात के लोग होते हैं ना, इस वर्ग के जो लोग हैं उनकी जो संख्या थी ना, जब विस्थापन, जब खनन कार्य हुआ तो ये लोग उस जगह को छोड़कर किसी और जगह को जाना पड़ा। तो उनकी जो संख्या कितनी थी, तो कितना थी, 50%। कितना था दोस्तों, 50%। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका 6 नंबर का कि अल्पसंख्यक शब्द का अर्थ होता है संख्या में कम का होना, संख्या में अधिक का होना, संख्या में बराबर होना और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए अल्प माने कम, संख्या माने आपका क्या होता है, संख्या 1 2 3। तो संख्या में कम का होना ही क्या कहलाता है, आपका अल्पसंख्यक कहलाता है। अगला प्रश्न है आपका न्यायमूर्ति, क्या है आपका, न्यायमूर्ति राजेंद्र सच्चर की अध्यक्षता में समिति का गठन कब हुआ था। देखिए इसमें पूछेगा कि सच्चर समिति का गठन कब हुआ था। तो आप क्या बोलोगे
कि सच्चर समिति का जो गठन है वो 2005 में, कब हुआ था? 2005 में सच्चर समिति का गठन किया गया था। ठीक है, न्यायमूर्ति राजेंद्र सच्चर की अध्यक्षता में जो है आपका जिस समिति का गठन हुआ, जिसको सच्चर समिति बोलेंगे, उसका गठन कब हुआ था? 2005 में इसका गठन हुआ था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, हाशिएकरण से निपटाने के लिए किसकी जरूरत होती है? देखिए, अगर कोई लोग लास्ट पे आ रहे हैं, अंतिम पे आ रहे हैं, और उनको इस अंतिम जगह से उठा के किसी बीच वाले जगह पे या पहले वाले जगह पे लेके आना है, तो उसके लिए क्या करना होगा? तो आप देखोगे आपका ऑप्शन क्या है कि रणनीतियों की, साधनों की, सुरक्षा की, इनमें से सभी का। तो अगर कोई लास्ट में आ रहा है, उसको फर्स्ट लेके आना है ना, तो पहले बात, बहुत सारे रणनीतियां बनानी होगी, बहुत सारे जो है चीजें सोचनी पड़ेगी लोगों के लिए। तो पहला हो गया रणनीति। दूसरा, लोगों के पास साधन होने चाहिए। अगर आप अगर वो लास्ट है तो कहीं ना कहीं उनके पास साधन की कमी है ना, तो वो साधन, वो जरूरतों को आप पूरा करोगे तब ना जाके आगे बनेगा। तो साधन का भी जरूरत होगा, और साथ ही साथ उनको सुरक्षा भी देना होगा कि ऐसा नहीं एक दिन के लिए उस लोगों को आगे कर दिए और फिर उनको पीछे ढकेल दिए। तो मेरा मानना है कि हाशिएकरण से निपटाने के लिए आपको रणनीतियों की, साधनों की और सुरक्षा की क्या होगा? जरूरत पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर आपका 4 जो होगा आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि सार्वभौमिक मताधिकार के तहत सभी डैश नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के वोट देने का अधिकार है। तो देखिए, यहां पे किनको बोला गया है? तो महिलाओं को, वयस्क को, बच्चे को। तो जो भी वयस्क आपके नागरिक हैं, जिनकी उम्र 18 वर्ष से अधिक है, वो जाके मत डाल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका ख जो होगा आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न है आपका कि अस्पृश्यता का अर्थ होता है। अस्पृश्यता का क्या अर्थ होता है? जो छूने योग्य हो, जो छूने योग्य नहीं हो। को और खो दोनों इनमें से कोई नहीं। देखिए, अस्पृश्यता का मतलब तो छूना, अ लग गया मतलब नहीं छूना। तो जो छूने योग्य नहीं होना, उन्हें बोला गया अस्पृश्यता। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? 2 जो होगा आपका सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर का प्रश्न है आपका कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 17 के तहत अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया। यह संविधान के किस मूल की पृष्ठता करता है? तो स्वतंत्रता का, समानता का, बंधुत्वता का, कि व्यक्ति की गरिमा का? तो आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 यानी कि समानता का। तो संविधान का जो अनुच्छेद नंबर 17 है, इसके तहत अस्पृश्यता यानी कि लोगों को छुआ नहीं जाएगा, इसको खत्म किया गया कि आप सबको छू सकते हो और सबको बराबरी का अधिकार दिया गया। तो ये संविधान के किस मूल पृष्ठ के तहत लिया गया? तो ये समानता का अधिकार के तहत लिया गया। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? 2 जो होगा सही होगा। अगला प्रश्न है आपका कि संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा व्यक्ति की धार्मिक स्वतंत्रता की बात की गई है? किस संविधान अनुच्छेद के द्वारा? देखो, 17 में तो अस्पृश्यता का अंत कहा गया ना, और धार्मिक स्वतंत्रता की बात कहा है। तो ये कब लिया गया था? जो अनुच्छेद 25 से लेके अनुच्छेद 28 है ना, इसके बीच में व्यक्ति की धार्मिक स्वतंत्रता लिया गया है कि कोई भी व्यक्ति अपने धर्म का चुनाव कर सकता है, कोई भी धर्म का चुनाव कर सकता है, कोई भी धर्म का प्रचार प्रसार वो कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर क जो होगा आपका सही होगा। अगला प्रश्न है आपका, संविधान के अनुच्छेद 15(3) के अनुसार किन के लिए विशेष आरक्षण की व्यवस्था है? महिलाओं और बच्चों के लिए, वयस्क पुरुषों के लिए, किसी जाति विशेष लोगों के लिए, इनमें से कोई का नहीं। तो 13 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर क। तो संविधान का अनुच्छेद नंबर आपका 15, उसका भाग जो 3 है, उसके अंतर्गत जो है महिलाओं और बच्चों को आरक्षण देने का विशेष प्रावधान किया गया। तो ऑप्शन नंबर क क्या होगा आपका सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, जनजाति लड़कियों की शिक्षा हेतु उनको बेहतर आवास सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से छात्रावास योजना किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत शुरू किया गया था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या होगा आपका? तीसरा। तो जो तीसरा पंचवर्षीय योजना था, जिसके तहत जो भी आदिवासी, जो भी आपके जनजाति लड़कियां होती हैं, जो भी एसटी कैटेगरी के लड़कियां होती हैं, जनजाति जो भी आपके लड़कियां होती हैं, उनको विशेष आरक्षण देने के लिए और बेहतर शिक्षा हेतु छात्रावास योजना की शुरुआत की गई थी। ये तीसरे पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ग जो होगा सही होगा। अगला प्रश्न क्या आपका, संविधान के अनुच्छेद 17 के तहत किसका उन्मूलन किया गया है? तो याद रखिएगा, अस्पृश्यता का, छुआछूत का जो बीमारी है उसको हटाया गया। तो ऑप्शन नंबर आपका क जो होगा सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आपका बोर्ड एग्जाम आ रहा है। बोर्ड एग्जाम का तैयारी हो जाएगा, CMMS का भी तैयारी करवा देंगे, NMS का भी तैयारी करवा देंगे, क्लास 9 का भी आपका तैयारी हो जाएगा, और जो भी टेलीग्राम ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, उस पर भी ज्वाइन आपको हो जाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका कि झारखंड उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है?
तो झारखंड उच्च न्यायालय आपको पता होगा रांची में स्थित है। देखिए न्यायालय की बात किया जाए तो हम लोग 3 प्रकार का न्यायालय के बारे में जानते हैं। एक तो आपका होता है न्यायालय जिसको हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बोलते हैं हम लोग, ठीक है, जो कि आपके हर एक जिले में होगा। एक होता है आपका उच्च न्यायालय जो राज्य की राजधानी में होता है, और एक होता है आपका सुप्रीम कोर्ट जिसको बोलते हैं उच्चतम न्यायालय, जो कि या फिर सर्वोच्च न्यायालय, जो कि आपका कहाँ पे होता है तो देश की राजधानी में है। तो यहाँ पे जब भी आपको बोलेगा कि उच्च न्यायालय कहाँ है तो आप झारखंड में हो तो आपका उच्च न्यायालय जिसको हम लोग बोल देंगे आपका अपर कोर्ट, ठीक है, एक होता है लोअर कोर्ट, अपर कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। तो जो आपका उच्च न्यायालय है वो कहाँ होगा, राज्य की राजधानी, आपको याद रखिएगा रांची में। वही बोलेगा सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय कहाँ है तो क्या बोलोगे, जो देश की राजधानी है वहां पे नई दिल्ली में आपको बोलना होगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि कोलकाता हाई कोर्ट की स्थापना कब किया गया था। तो कोलकाता हाई कोर्ट की स्थापना 1862 में किया गया था, यह बात याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न देख सकते हो क्या है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कौन शपथ दिलाता है। उच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश होगा उसे शपथ दिलाने का काम कौन करता है, तो राज्यपाल जो है वो शपथ दिलाने का काम करता है। और याद रखिएगा कि जो न्यायाधीश है ना उनको पैसा जो होगा संचित निधि से मिलता है, ठीक है, किससे मिलता है, संचित निधि से मिलता है। अगला प्रश्न है आपका, दहेज प्रताड़ना के मामले की सुनवाई किस कानून के तहत की जाती है। तो देखिए 2 तरह की कानून व्यवस्था होती है, एक दीवानी कानून व्यवस्था और दूसरी क्या होती है फौजदारी कानून व्यवस्था। अगर आप लोग बोलोगे सर कि दीवानी कानून व्यवस्था और फौजदारी कानून व्यवस्था का एक विस्तार से वीडियो ले लीजिए तो मैं वो भी आपके लिए वीडियो ले लूंगा। तो यहाँ पे क्या है कि दहेज प्रताड़न के मामले की सुनवाई किस कानून के तहत होती है। तो देखिए यहाँ पे अगर दहेज प्रथा का बात किया जाए ना तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये होगा फौजदारी कानून व्यवस्था। किसके द्वारा, फौजदारी कानून व्यवस्था के अंतर्गत होता है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय, इसी को बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट, कहां पे है तो दिल्ली में, अभी हम लोगों ने बात किया था। अगला प्रश्न आपका कि केंद्र द्वारा पारित खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था। केंद्र द्वारा जो खाद्य सुरक्षा अधिनियम है वो किस वर्ष लागू हुआ था, तो याद रखिएगा अगर बात की जाए 6 का आंसर का ना तो क्या होगा 2013 ईस्वी में। कब का बात है, 2013 में जो है खाद्य सुरक्षा अधिनियम जो है आपका पारित किया गया था। बात करते हैं आगे, आपका 7 नंबर का प्रश्न है आपका प्रश्न क्या है देख सकते हो, स्कूलों में बच्चों को मिलने वाला दोपहर का भोजन जिसको बोलते हैं मिल्क डे मील, ठीक है, मिल्क डे मील, तो दोपहर का भोजन मिड डे मील की व्यवस्था डैश के फलस्वरूप शुरू किया गया था। तो ये क्या होगा आपका जो जनहित याचिका है ना, ठीक है, जनहित याचिका है ना, उसके द्वारा जारी किया गया था। तो ऑप्शन नंबर क जो आपका सही होगा। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा मुद्दा जनहित याचिका के अंतर्गत रखा जाता है। ऑप्शन क्या है, बंधुआश्रम, उपेक्षित बच्चे, है ना, महिलाओं पर अत्याचार, इनमें से सभी। तो 8 का आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर घ, यानी कि बंधुआश्रम, है ना, उपेक्षित बच्चे और महिलाओं पर अत्याचार, इन सभी को जो है जनहित याचिका के द्वारा रखा जाता है। अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न क्या है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने का अधिकार किसको है। अगर उच्च न्यायालय में जो भी न्यायाधीश है अगर उनको संख्या हमको बढ़ाना है तो ये अधिकार किसके पास है, तो ये अधिकार राष्ट्रपति के पास है। ऑप्शन नंबर क जो होगा आपका सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि झारखंड उच्च न्यायालय देश का डैश उच्च न्यायालय में है, कितने नंबर का ये उच्च न्यायालय में आपका आता है। तो 10 का आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ख, यानी कि 21वां नंबर का अगर उच्च न्यायालय कौन है तो झारखंड का है। तो ऑप्शन नंबर ख जो होगा आपका सही होगा। अगला प्रश्न है आपका कि झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश वर्तमान समय में कौन है। तो देखिए वर्तमान समय में पूछा है ना तो याद रखिएगा संजय कुमार मिश्रा। कौन है आपके, संजय कुमार मिश्रा। ऑप्शन नंबर ग जो होगा सही होगा। अब देखिए यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट सा है कि सुप्रीम कोर्ट में राष्ट्रपति द्वारा एक मुख्य न्यायाधीश और डैश अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। तो सबसे पहले समझते हैं कि कुल मिला के अगर देखा जाए ना तो जो कि आपके सुप्रीम कोर्ट है ना उसमें 31 न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है, जिसमें एक क्या होता है मुख्य न्यायाधीश, तो बाकी क्या होगा अन्य न्यायाधीश। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर क जो होगा आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या आपका, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है। यानी कि जो भी सत्र न्यायालय होता है यानी कि डीसी यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो होता है आपका, जो भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है उसके न्यायाधीश का जो सेवानिवृत्त काल होता है यानी कि कब वो रिटायर्ड होता है, ये आपका प्रश्न है। तो 13 का आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका क, यानी कि 60 वर्ष की उम्र में जो है जो आपके सत्र न्यायालय यानी कि जो लोअर कोर्ट है वहाँ के न्यायाधीशों की जो होती है आपकी सेवानिवृत्त वो रिटायर्ड कर जाते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि सर्वोच्च न्यायालय का गठन संबंधित प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो देखिए जो सुप्रीम
सुप्रीम कोर्ट है ना, उसको लागू करने का या उसको बनाने का जो प्रावधान है वो संविधान के किस अनुच्छेद के तहत है? तो 14 नंबर का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर क 124, अनुच्छेद नंबर 124 के अंतर्गत रखा गया है। अगला प्रश्न है आपका और अंतिम प्रश्न है कि अभिलेख्य न्यायालय किसे कहा जाता है? तो अभिलेख न्यायालय जो है वो सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर क जो होगा आपका सही होगा। अब बात को समझते हैं, ये तो आपके इंपॉर्टेंट प्रश्न हो गए। अभी आपके वीकली टेस्ट शुरू होने वीकली टेस्ट पेपर जब तक चलेंगे तब तक तो मैं यहाँ से क्वेश्चन लेता रहूँगा, उसका भी टेंशन नहीं है। आपके प्री बोर्ड का एग्जाम होगा उसका भी, अभी प्री बोर्ड का तो नहीं मैं बता नहीं सकता, लेकिन जो भी आपका फाइनल एग्जाम होगा उसका साथ साथ आपका CMS का और NMS का भी हम लोग यहाँ से तैयारी करवा देंगे और क्लास 9 का भी बेहतर ढंग से तैयारी यहाँ से करवा देंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकन प्रेस कर दें और जो भी व्हाट्सअप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पर ज्वाइन हो जाए। तो मिलते दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।